गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भैया आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। प्याजे की जो थियोरी है, प्याजे चचा बोलते हैं हम इनको प्यार से, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आपके बैच की सारी फैकल्टी एक नंबर है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। ओम प्रकाश कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, टीचर्स ऑफकोर्स सारे अच्छे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है, बट अगर कुछ भी पर्टिकुलर कोई बात है जो कहनी है तो वो आप बता सकते हैं। देखिएगा, करेंगे राज उस पर भी काम, और जहां चेंज की जरूरत है वो लाएंगे भी। कि जो भी आप लोगों से फीडबैक मिलेगा ऐसे थोड़ी उस पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर जेन्युइन फीडबैक है तो ठीक है। चलो आ जाओ, अब इधर उधर की बातें बहुत कर लिया आज, आ जाओ। एवरी टीचर आर सुपर्ब, मैम मनीष कह रहे हैं। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं, सारे टीचर अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों का यही फीडबैक है। ठीक है, जो और कुछ बातें उन पे मैं अलग से बात कर लूंगी। सब टीचर एक्सीलेंट है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा, नोट्स अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे प्रॉपरली, डोंट वरी। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो इधर आ जाते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है भाई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये है थर्ड स्टेज। 7 से 11 वर्ष का बच्चा, इस 7 से 11 वर्ष की उम्र का बच्चा, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जिसको टच या फील किया जा सके। ऑपरेशन का मतलब है संक्रियात्मक, यानी एक्टिविटी या फिर लॉजिक की बात हो रही है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ये तीसरी अवस्था है। सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल के बाद सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसके बाद लास्ट स्टेज आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल। देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से, वो सब कॉन्क्रीट चीजें कहलाती हैं। जैसे अगर मैं इस ग्लास की बात करूं तो ये कॉन्क्रीट है, ठीक है। ये ग्लास किन मेटल्स से बना होगा, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे बनता होगा, कहां से इसकी शुरुआत हुई होगी, क्या प्रोसेस, किसी ने तो सोचा होगा इसको बनाया जाए, इन सब बारे में जब हम बात करेंगे तो हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया। कई बार पढ़े नहीं जाते हैं सारे कमेंट्स। देखिएगा, कोई कह रहा है कि जब गलत क्वेश्चंस करेंगे टीचर से तो थोड़ा गुस्सा तो करेंगे। हाँ, ऐसा भी कई बार हो जाता है कि बार बार सेम तरह की बातों से कई बार टीचर्स भी इरिटेट हो जाते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। मेरे केस में कम होती है ये चीज़, बट हो सकती है ये चीज़, ऑफ कोर्स, ये बात मैं समझती हूँ। खुशबू, इस पे मैं बोलूंगी कि इस तरह के शब्द नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है जी। चलें आगे, मैं ये स्क्रीनशॉट ले रही हूँ आपकी बातों के। इधर आ जाएं अब हमारा जो कोर्स है, सिलेबस है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाते हैं, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब क्या है? देखो, दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं। अब कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा, कोई किसी टीचर के बारे में बात नहीं करेगा, फीडबैक मिल गया, ले लिया, है ना। अब इधर आ जाएंगे, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी रहती है क्योंकि आप विश्वास करके जो है एडमिशन लिए हैं। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जिसको टच फील देखा जा सके, टच एंड फील किया जा सके, है ना, छुआ जा सके। जैसे ये पेन क्या है? कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त। अमूर्त में कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं जो सामने ना हो, जिनके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं, यानी कल्पना कर सकते हैं कि भाई स्पेस में ऐसा होता होगा, तो हम पढ़ते हैं, जानते हैं, स्पेस में गए तो नहीं है हम, है ना। तो कुछ हद तक अमूर्त है। अगर हम बात करें यहाँ पे, फील तो यहां भी कर ही सकते हैं किसी चीज के बारे में, है ना, थिंकिंग कर सकते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है इसको हम टच भी कर पाए। जैसे जब मैं बात करती हूं कि हमारे सामने एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको टच और फील किया जा सकता है। ये है एक कॉइन 2 रुपए का, ठीक, इसको टच फील किया जा सकता है। ये क्या है? कॉन्क्रीट है, ठीक है, मूर्त है, ठीक, एक मूर्त संरचना है इसकी। एक चीज आई थी बिटकॉइन करके। बिटकॉइन क्या है? उसको टच और फील नहीं कर सकते आप, एक कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एब्स्ट्रैक्ट करेंसी है। या आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर्स हैं, वो डायरेक्ट थोड़ी आप उनको छू सकते हो, उतना पैसा आपके सामने मूर्त रूप में थोड़ी रखा हुआ है, वो नंबर्स की फॉर्म में है, तो कुछ हद तक एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो जरूरी नहीं सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट चीजों के रूप में देखी जा सकें, ये फील की जा सकती है, इमेजिन की जा सकती हैं, है ना। जैसे लव,
अब लव कहीं कोई सामान थोड़ी 250 ग्राम लव ले आओगे, ये क्या है, फील किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट है समझने लायक, लेकिन जरूरी नहीं कि इसको हम क्या कर सकें, टच और फील डायरेक्टली कर सकें। अमूर्त चीजों के बारे में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हमें 2+2 भी, हम 2 टॉफी प्लस 2 टॉफी बराबर कहते हैं, कितने पेन हो गए, 2 पेन प्लस 2 पेन, तो वो कहेगा 4, है ना, ये 2 फिंगर्स हैं, ये 2 फिंगर्स हैं, टोटल कितनी हो गई, फिर वो कहेगा 1 2 3 4। लेकिन बड़े होकर के आप किसी को कहो कि बेटा बताओ 18 और 4 कितने होते हैं, वो 22 बता देगा तुरंत, बिना सामने कोई नंबर्स या कोई सामने जरूरी नहीं उसको चीजें दिखाई जाए। तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग धीरे धीरे बाद में आती है, पहले मूर्त चिंतन आता है। इस स्टेज का नाम ही है मूर्त चीजों के बारे में लॉजिक सबसे पहले इसी स्टेज में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, कि यानी कैसा तर्क, जो मूर्त चीजें जिनको छुआ जा सके। ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थॉट बिगिंस, यानी जो तर्कात्मक चिंतन है वो शुरू हो जाता है। तो तर्क सबसे पहली बार कब आता है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही तर्क की शुरुआत होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही तर्क की शुरुआत होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही 7 से 11 वर्ष में ही क्या है, तर्क की शुरुआत होगी। ठीक है जी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, सबसे पहले लॉजिक कहां आएगा, लॉजिक यहीं आएगा, यानी तर्क कहां आता है, बच्चा तर्क करना शुरू करेगा, लॉजिक बिगिंस। कैसी चीजों के बारे में तर्क, तो कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, कॉन्क्रीट मतलब जिनको देखा जा सकता है, ठीक है ना। मूर्त चीजों के बारे में जो तर्क है वो सबसे पहले यहीं पे तर्क की शुरुआत होती है, या फिर मैं कहूं ये किस तरह का तर्क है, इंडक्टिव लॉजिक है या इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं अभी बता दूंगी। इंडक्टिव तर्क का मतलब यहां आगमनात्मक तर्क कहते हैं हम इसको, यानी एग्जाम्पल से रूल, यानी जो सामने है, जो उदाहरण है उससे नियम की ओर जाना। कि जब हम ये कहते हैं कि राम श्याम गीता दिल्ली या फिर कोई और बाइक आपकी मान लीजिए कोई है, ये सब क्या है, नाउन है। तो एग्जाम्पल से रूल बताया आपने कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी वस्तु विषय स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उससे पहले आपने 4-5 उदाहरण दिए। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। तो इंडक्टिव चीजों के बारे में जो चीजें ज्ञात हैं, एग्जाम्पल टू रूल, जो जिनको आप देख सकते हो, टच फील कर सकते हो, समझ सकते हो आसानी से, उन पे चिंतन करना, है ना। लॉजिक शुरू हो जाएगा किन के बारे में, कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, मूर्त चीजों के बारे में। इंडक्टिव लॉजिक आएगा, डिडक्टिव इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेज में। और क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इस स्टेज की, रिवर्सिबल थिंकिंग, प्रतिवर्ती चिंतन जो है वो यहां आने लगता है, जो इससे पहली स्टेज में नहीं था, इरिवर्सिबल था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से पहले चिंतन अप्रतिवर्ती था, इरिवर्सिबल था। यहां पे थिंकिंग रिवर्स कर पाएगा बच्चा, हर एक स्टेज में क्षमताएं बढ़ रही है ना, दिमाग विकसित हो रहा है। ठीक, रिवर्सिबल थिंकिंग बच्चा कर पाएगा, यानी प्रतिवर्ती चिंतन जो है बच्चा कर पाएगा। बात ठीक है, प्रतिवर्ती चिंतन यानी सोच को रिवर्स कर पाएगा, घर से स्कूल, स्कूल से घर, आइस वाटर बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकता है, ये वो समझ पाएगा। तो यानी थॉट को वो रिवर्स कर सकता है ना, 1 से 100, 100 से 1 आसानी से कर लेगा। तो हम ये कहेंगे कि यहां पे जो वाटर है, जो वाटर है वो आइस बन सकता है, वो क्या बन सकता है, आइस, और आइस वाटर बन सकती है, आइस वाटर बन सकती है, ये बात वो समझने लगेगा कि बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकती है। अगर कोई आटे की आपने बॉल बनाई है रोटी बनाने के लिए, तो उसको वापस से एक बॉल, रोटी को बॉल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो रिवर्सिबल थिंकिंग उसके दिमाग में आ जाएगी। स्कूल से घर, घर से स्कूल, वो दोनों ही रास्ते अब वो पता है उसको। ठीक है बात है ना, ये झोपड़ी बनाया करते थे स्कूल में, याद होगा आपको।
ठीक है जी। तो वो रिवर्स कर सकता है अपने चिंतन को, हो जाएगा निधि। ठीक है। अब इस रिवर्सिबिलिटी की वजह से क्या होगा, जब प्रतिवर्ती चिंतन कर पाएगा तो कंजर्वेशन भी आएगा। अभी देखना जरा, है ना। अब ये रिवर्स करने के लिए क्या है, वो डिसेंटर भी कर रहा है कहीं ना कहीं कि भाई अब उसका ध्यान सिर्फ इस पे नहीं है कि ये बर्फ है, अब उसको पता है ये बर्फ को पानी और पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, चीजें वापस से रिवर्स हो सकती हैं। ठीक। अब नेक्स्ट चीज आती है, जो नेक्स्ट क्षमता है डिसेंट्रेशन की क्षमता। इस पे मैंने कल भी चर्चा की थी। डिसेंट्रेशन की क्षमता आ जाती है, इसलिए ये सारी चीजें वो कर पा रहा है। ठीक। डिसेंट्रेशन बोले तो विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रेशन मतलब विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है भाई, विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण। देखिएगा, अगर हम डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम सिंपली मान सकते हैं कि बच्चा एक चीज के कई पहलू देख पाएगा, है ना। डिसेंटर कर पा रहे हैं, यानी जब आपने उसको अब ये ग्लास दिया और एक थोड़ा चौड़ा बर्तन दे रहे हैं आप, वो समझ पा रहा है कि कोई बात नहीं, इसकी चौड़ाई ज्यादा है लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है। तो अब वो बाकी पहलुओं पे भी ध्यान दे पा रहा है, ना कि सिर्फ हाइट पे फोकस्ड नहीं है। अब वो हाइट भी देख रहा है किसी चीज की, है ना। अब वो विड्थ भी देख रहा है, यानी चौड़ाई भी देख पा रहा है। ठीक है बात, चौड़ाई भी देख पा रहा है, तो वो कई पहलू देख पा रहा है एक साथ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब वो डिसेंटर कर पा रहा है। सिर्फ हाइट पे या ऊंचाई पे ही उसका दिमाग फिक्स नहीं है कि अगर हाइट ही देखता है तो वो क्या करेगा, फिर कहेगा जिसकी हाइट ज्यादा है वही बड़ा ग्लास है, या इसी में ज्यादा पानी आएगा, जबकि हो सकता है इसकी चौड़ाई ज्यादा हो तो इसमें पानी ज्यादा आ जाए, है ना। या फिर वो वाली जो लड़ाई है कि उसको लगता है 1 रुपए के 5 सिक्के ज्यादा हैं 5 रुपए के कॉइन से, तो ये भी उसको दिमाग में गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब वो बाकी एस्पेक्ट में भी तो देख पा रहा है ना कि ये जो 5 रुपए का सिक्का है ये बराबर ही है किसके, ये 1-1 रुपए के कॉइन्स के। जो 1 रुपए कॉइन है उनके बराबर ही है। 5 अगर 1-1 रुपए के सिक्के हैं तो बात एकदम बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि 5 सिक्के जो हैं वो ज्यादा वैल्यू के होंगे एक 5 रुपए के नोट या फिर कॉइन से। समझ पा रहे हो बात को। इसका मतलब अब उसका ध्यान इस बात पे नहीं है कि क्वांटिटी कितनी है, अब उसको पता है शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। यानी अब उसको यह पता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स ज्यादा हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम जो है या मात्रा जो है, अमाउंट जो है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये बात को वो समझने लगेगा, क्योंकि वो बाकी पहलुओं पे भी ध्यान देगा। वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि जिसकी हाइट ज्यादा है वो बच्चा बड़ा होगा और दूसरा जिसकी हाइट कम है उसकी वो छोटा होगा एज में, जरूरी नहीं है। अब उसको पता है यार छोटे बच्चे की भी हाइट ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि वो कब जन्म लिया है उसने। तो ये सारी चीजें वो कई सारे पहलुओं पे ध्यान देगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये डिसेंटर कर पाएगा किसी चीज के मल्टीपल एस्पेक्ट में, वो देख पाएगा, विकेंद्रीकरण कर पाएगा। पेन का यूज सिर्फ लिखने में नहीं होता, बन बनाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ये डिसेंट्रेशन है। आज अगर हम बात करें हमारे देश में तो खैर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। पजामे में वो जो डाला जाता है, क्या कहते हैं उसको, बांधने के लिए नॉट, उस तक में लोग पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब इसकी वजह से, डिसेंट्रेशन आने की वजह से कंजर्वेशन अचीव कर लेता है बच्चा। 3 चीजें हैं यहां पे। सीसीएस का अचीवमेंट होता है, सीसीएस पे भी आएंगे। उससे पहले आप समझेंगे कि कंजर्वेशन अचीव कर लेगा बच्चा। अभी हमने लास्ट स्टेज में समझा था ना कि सेंट्रेशन की वजह से लैक ऑफ कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, यानी संरक्षण का, वो इस स्टेज में अचीव हो जाएगा। देखो पियाजे की थ्योरी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तब जाके दिमाग में बैठ पाएगी, है ना। इसको ये नहीं सोचना है एक ही बार में, क्योंकि इसमें इतने सारे सब कॉन्सेप्ट्स हैं। संरक्षण क्या है कि बच्चे को अब ये डिसेंटर करने की वजह से ये समझ आ गया कि शेप और साइज के बदलने से, शेप और साइज में चेंज आने से क्वांटिटी में चेंज नहीं आता, यानी मात्रा में चेंज नहीं आता। क्वांटिटी यानी मात्रा में चेंज या परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं आता।
यानी शेप और साइज बेशक चेंज हो गए हों लेकिन क्वांटिटी सेम ही रहेगी। अगर 1 लीटर पानी है तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा, वॉल्यूम नहीं बदल जाएगा। वो 1 लीटर पानी 500 ml नहीं हो जाएगा यदि आपने चौड़े बर्तन में डाल दिया या लंबे बर्तन में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी विल बी सेम। वो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, ये कल नहीं कराया था, इसको मैं समझाने की कोशिश पिछले 2 दिनों से कर रही हूँ आपको, है ना। ये यहां जुड़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के तार। वो सेंट्रेशन से कहानी शुरू हुई थी, डिसेंट्रेशन में समझा और अब फाइनली कंजर्वेशन में जुड़ रही है। ठीक है ना निकिता? तो ये कंजर्वेशन की कहानी थी कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी या वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आता। अगर 2 ग्लास हैं 100 ml के तो वो 2 ही रहेंगे, बराबर ही रहेगा, चाहे एक पतले ग्लास में डाल दें हम, इसको पोर कर दें हम एक पतले ग्लास में, लेकिन क्वांटिटी तो बराबर ही रहेगी। ठीक है ना श्रुति? तो ये चीज बच्चा समझने लगेगा। इसी को संरक्षण का कॉन्सेप्ट हम यहां कह रहे हैं। किसकी वजह से हो पा रहा है? क्योंकि बच्चा डिसेंटर करने की क्षमता उसके अंदर आ चुकी है, रिवर्सिबिलिटी की क्षमता उसके अंदर आ चुकी है, स्पेसिफिकली डिसेंटर करने की, विकेंद्रीकरण की, कि अब उसको पता है वो इसकी सिर्फ चौड़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी हाइट पे भी ध्यान दे रहा है कि इसकी हाइट ज्यादा है लेकिन उसकी चौड़ाई ज्यादा है, यानी वो डिसेंटर कर पा रहा है, विकेंद्रीकरण कर पा रहा है। ठीक, सीसीएस की एबिलिटी है जिसपे हम अभी आएंगे। क्लासिफिकेशन दूसरी चीज है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन बोले तो क्लासिफिकेशन का यहां मतलब है वर्गीकरण से। जो नेक्स्ट एबिलिटी है या नेक्स्ट क्षमता है वो क्या है? वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्या है वर्गीकरण? देखिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं वर्गीकरण की, हाँ, क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज ऑफ अ थिंग। भाई अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी मैं इस बॉटल में डालूं, इस मग में हालांकि आएगा नहीं, बट इस मग में डालूं, इस गिलास में डालूं, उसको टब में डालूं, ट्रक में डालूं, 1 लीटर ही रहेगा, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा किसी शेप या बर्तन की शेप या साइज के बदलने से। अगर 10 रुपए हैं तो 10 रुपए ही रहेंगे, चाहे उसको 1-1 रुपए के 10 सिक्के में कर दो। जबकि हमें बचपन में बड़ा मजा आता था, अक्षरधाम में एक मशीन लगी होती थी। अक्षरधाम मंदिर है ना दिल्ली में, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, एक मशीन होती थी, वो मेट्रो स्टेशन पे भी होती थी पहले, कि उस मशीन में अगर आप 10 रुपए का नोट डालो तो 2-2 रुपए के 5 सिक्के आ जाते थे, और बड़ी खुशी होती थी जब वो 5 सिक्के आते थे, क्योंकि हमें लगता था अरे बहुत सारे हो गए तो एक नोट से। तो ये अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि 5 सिक्के ज्यादा हैं 10 रुपए के नोट से, दैट मीन्स वो अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है। बात क्लियर है या नहीं? तो अगर मैं देखूं यहां पे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है कि आपको क्लासेस में बांटना आ गया चीजों को, कि अच्छा ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को एक उसमें रख दीजिए, अच्छा ये सर्कल है, सर्कल को एक कैटेगरी में रखिए, अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर को एक कैटेगरी में रखिए, अच्छा ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम अभी इस स्टेज के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट मान लेते हैं, है ना। या फिर अगर हम कहें कि ये एक क्या है, रेक्टेंगल शेप है, तो इसको एक साथ रखेंगे। अब इसमें भी क्या हो सकता है कि ग्रीन कलर की चीजों को एक साथ रखेंगे और येलो कलर की चीजों को एक साथ रखेंगे। तो रंग के आधार पे बांटना है कि शेप के आधार पे बांटना है, इसकी समझ बच्चे को हो जाएगी। यानी इसी को हम क्लासिफिकेशन कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, विशेषताओं के बेसिस पे, जब वो एक क्लास में यानी एक कैटेगरी में बांटने लगेगा बच्चे की, ये क्षमता इसी स्टेज में आ जाती है 7 से 11 में, कि उसको पता है ट्राइंगल है तो ट्राइंगल है ना, प्लस हो रही है चीजें तो प्लस होंगी, कहाँ माइनस हो रही है तो माइनस होंगी, ये उसको पता है। ठीक, अगर दूसरा कलर है मान लीजिए रेड, तो उसको पता है कि ये रेड कलर के आधार पे एक साथ रखना है या शेप के आधार पे, तो उसको पता है किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे वो चीजों को बांट पाएगा। इसी क्षमता को हम क्या कह रहे हैं यहां पे? इसी क्षमता को हम वर्गीकरण की क्षमता कह रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? तो बेसिकली उसको पता है कि अगर 2 सर्कल हैं तो 2 सर्कल को एक साथ रखा जा सकता है, अब कलर के आधार पर रखना हो, जैसे भी रखना हो, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे नोट डाल करके हम ये समझ सकते हैं कि क्षमताओं या विशेषताओं के आधार पर चीजों को वर्गीकृत करने की क्षमता वर्गीकरण है ना। तो क्लासिफाई कर पा रहे हैं हम, क्लासेस में विभाजित कर पा रहे हैं चीजों को, कैटेगराइज कर पाने की क्षमता, द एबिलिटी टू कैटेगराइज
the ability to categorize on the basis of similar characteristics यानी मिलती जुलती या समान क्षमताओं के विशेषताओं के आधार पे कैटेगराइज करने की, वर्गीकृत करने की क्षमता is known as क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहलाती है। जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिलेगा। और टेंशन ना लो, नोट्स सारे सिर्फ प्रूफ रीडिंग बाकी है, उनकी बन चुके हैं वो, तो ये मत सोचना कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है ना। इस हफ्ते के अंत तक मिल जाने चाहिए, मतलब नेक्स्ट वीक शुरू होने से पहले मंडे आपको नोट्स हाथ में होने चाहिए, ठीक है ना। साइज के बेस पे, शेप के बेसिस पे, कलर के बेस पे आप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, वर्गीकृत कर पा रहे हैं, इसी क्षमता को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। कि आप क्षमताओं के आधार पे जब चीजों को एक वर्ग में बांट पा रहे हैं, एक कैटेगरी में बांट पा रहे हैं, इसी को वर्गीकरण कह रहे हैं। ये क्षमता इस अवस्था में आ जाती है, 7 से 11 वर्ष में ये क्षमता आ जाएगी। देखो इसमें 3 चीजें थी जो बहुत हाईलाइट हैं इस स्टेज की। C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत बार लिख चुके हैं। 7 से 11 इसमें 3 चीजें आती है। C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, C फॉर कंजर्वेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन और S फॉर सीरिएशन। ये CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है एक उत्तर प्रदेश में, तो जो लोग यूपी से हैं वो तो रिलेट कर ही पाएंगे, बाकी लोग भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि CCS एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हो। ये 3 क्षमताएं इसी स्टेज में आती हैं, पूछ लिया जाता है कई बार। C फॉर कंजर्वेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण के शेप और साइज के परिवर्तन से वॉल्यूम में, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरा है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कि चीजों के विशेषताओं के आधार पर, सिमिलैरिटी के आधार पर आप उनको क्लासेस में वर्गीकृत कर पाते हैं, ये क्षमता हो गई क्लासिफिकेशन। फिर आता है सीरिएशन। सीरिएशन क्या है? क्रमीकरण, यानी आप क्रम में बांट पा रहे हैं चीजों को, ठीक है जी। ये छोटे से बड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, अपवर्ती अनुवर्ती, 100 से 1 के क्रम में, है ना, 100, 99, 98, सबसे छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, है ना। तो आप क्या कर पा रहे हैं? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बांट पा रहे हैं। ये तीनों क्षमताएं इसी अवस्था में आ जाती हैं। ये एक विशेषता है इसी स्टेज की, ठीक है। कंजर्वेशन किसकी वजह से आ रहा है? डिसेंट्रेशन की वजह से। अच्छा, इस स्टेज में और इससे पहले स्टेज में एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है डिसेंट्रेशन की वजह से ये अलग होते हैं। प्रूफ रीड होने के बाद जस्ट वो नेक्स्ट एक ही स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी रविंद्र। प्रूफ रीड होने की प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली इतने सारे हो गए हैं पेंडिंग, तो उनमें टाइम लगेगा। आपको बता दिया मैंने, मंडे मिल जाएगा। साउंड थोड़ा बढ़ा दो यार, साउंड का पता नहीं कुछ लोगों को समस्या आने लगी है। यहाँ से तो सब ठीक ही है, नए सेल डलवा देंगे इसमें। अब एक और चीज है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ये क्षमता भी आती है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है। कई बार हम इसके बारे में बात नहीं करते। कोई कह रहा है CCS HAU हिसार में है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे भी याद रखना हो बस याद रख लेना है। कुल मिलाकर की बात ये है। बात ठीक है या नहीं है ये बता दो, फटाफट से बताओ। चले, साउंड तो ठीक है मैम। हाँ, तो ट्रांजिटिविटी, संक्रामिता बोल देते हैं कई लोग इसको, और हिंदी में इसके कई नाम हो सकते हैं। अंग्रेजी में इन टर्म्स को ज्यादा जरूरी है कि आप याद रखें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाती हूँ तो मैं कह रही हूँ ऐसा, नहीं। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है प्रीति कविता, साउंड ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसके टर्म्स इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही टर्म होगा, हिंदी में हर बार पेपर में टर्म्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी, सब ओके है। CCS सिंपल है, 3 क्षमताएं आती हैं इस स्टेज में, क्लासिफिकेशन की, कंजर्वेशन की और सीरिएशन की। सीरिएशन होता है बढ़ते से घटते और घटते से बढ़ते क्रम में लगा पाना चीजों को, है ना, उसको सीरिएशन कहते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा पाना। ये सबसे छोटा, हम कहते हैं ना स्कूल में लाइन लगाओ तो हम कहते हैं पहले सबसे छोटा लगेगा, सबसे छोटे को आगे लगाओ, है ना, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। फिर हम कहेंगे इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। फोटो खिंचवाते हुए भी ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ते क्रम में, जिसको
अनुवर्ती या अपवर्ती, अपवर्ती क्रम कहते थे हिंदी में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी मैं सीरिएशन बता रही हूँ, ट्रांजिटिविटी नहीं। डिसेंडिंग क्या हो सकता है, उल्टा क्रम क्या हो सकता है इसका, सबसे लंबे व्यक्ति को आगे करो करो, यानी 100 से 99 इस पे जाओ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम। तो ये सीरिएशन की क्षमता भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। ये है सीरिएशन की कहानी, यानी क्रमिकता कह सकते हो आप इसको, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाती है। ट्रांजिटिविटी अलग है, वो अभी बता रही हूँ। इतनी बात क्लियर है, इसको अब इरेज कर दूं, समझ में आ गया हो तो। सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन नहीं आएगा, डिसेंट्रेशन की वजह से, विकेंद्रीकरण की वजह से कंजर्वेशन आएगा। अगर विकेंद्रीकरण नहीं आया, यानी डिसेंटर करने की क्षमता नहीं आई, तो बच्चे में विकेंद्रीकरण की क्षमता नहीं आ पाएगी। इतनी बात क्लियर। मंडे नोट्स मिल जाएंगे आपको, कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, हाफ तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे जितने पेंडिंग है उसके। सिलेबस इतनी फास्ट चल रहा है कि नोट्स बहुत तेजी से तैयार हुए हैं, देखना एक बार। अब आते हैं ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी क्या है, संक्राम्यता। ट्रांजिटिविटी है रिलेशनशिप, आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि ए बड़ा है बी से, एक तरह की रीजनिंग है। बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ भाई, ए इज ग्रेटर देन, ए इज हेंस ए इज ग्रेटर देन और लार्जर देन बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। बात ठीक है नहीं, यानी ए जो है वो, अभी ट्रांजिटिविटी तो बताया ही नहीं। हाँ बुक आएगी, ये जो नोट्स मिल रहे हैं सीडीपी के, पक्का बुक आएगी, इस पर 100% आएगी। इशिता अच्छी बुक निकालेंगे एक, देखना। तो एज, हम जल्दीबाजी में नहीं है। क्या पूछ रहे हो मिताली? हाँ अब थोड़ा समझ में आ रहा है, ये समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, फ्रूटी, फ्रूटी नाम है ना आपका, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। हाँ सीसीएस चाचा, चलो स्कूल जो मन करे बना लो अपने अपने हिसाब से। पी सकते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ असेंडिंग में छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ बिल्कुल हेल्प करेगी यूट्यूब वाली ईवीएस प्लेलिस्ट, 100%। देयरफॉर लास्ट वीक ज्वाइन किया, आई कुडंट वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज लेट मी नो हाउ कैन आई कवर ऑल द सिलेबस, फर्स्टली वॉचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोस और स्टार्ट फ्रॉम टुडे। यार नबील, अगर समझ में आ रहा है आज की क्लास देख के तो आज से ही शुरू करो, और जो वीक एंड पे छुट्टी मिलती है, या तो दिन में एक्स्ट्रा टाइम निकाल के प्रीवियस वीडियोस कवर करो, या सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है तो उसको कवर कर दो। ठीक है जी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी? यार फ्री वाले नोट्स और ये वाले नोट्स जो आपको अपडेटेड मिल रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है, कैसे नहीं होगा अंतर? एक तो ये अपडेटेड भी हैं और ज्यादा डिटेल में, एक एक चैप्टर के नोट्स आपको उतने पेज के मिल जा रहे हैं जितने फ्री वाले जो हैं टोटल हैं। कैसी बात करते हो? पता नहीं रोहित, वो तो चलिए खैर, समझते हैं कहानी क्या है। देखिएगा, अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे सिंपल रिलेशनशिप समझना है, रीजनिंग वाला। जैसे रीजनिंग में सवाल नहीं होते थे कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ऐसे समझ लो इसको। ए, ये है ए, ये है ए, हैप्पी पर्सन क्योंकि बड़ा है। दूसरा बंदा है बी, दूसरा बंदा क्या है, बी, ठीक है जी। तीसरा बंदा है सी, तीसरा बंदा है सी, ठीक। ए बी सी यहां पे लिखा हुआ है सिंपल, ये ए है, ये बी है, और ये यहां सी है। देख पा रहे हैं, ए बी सी को देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत? अब यहां पे हमें ये समझना है कि ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से, हाँ ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी।
बी बड़ा दिख रहा है हमें यहां सी से, बात तो सही है। सबसे बड़ा कौन हो गया यहां भाई, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। सबसे बड़ा कौन हो गया, जब बी तो बड़ा है सी से और बी से बड़ा ए है, तो ये तो ऑटोमेटिकली सी से बड़ा हो गया, तो ए इज दी ग्रेटेस्ट या टॉलेस्ट हो गया यहां पे, या आपको पता लग जाएगा सबसे छोटा कौन सा है, सी है। तो ये लॉजिक के बेस पर ट्रांजिटिविटी में हम क्या कर लेते हैं, रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं लॉजिक के आधार पे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ मधु, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या, यहां तक की बात को याद रहेगा पूनम ये आपको, है ना, और ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो ये हुई ट्रांजिटिविटी की कहानी। जो मेन मुख्य अंतर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इससे पहले वाली में, वो है डिसेंट्रेशन का। यदि क्योंकि सेंट्रेशन तो बच्चों को वहां भी आती है, एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित करना, हाइट पे ध्यान है तो हाइट पे ही है। अगर डिसेंट्रेशन यहां ना आए तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, जैसे डिसेंटर नहीं करेगा तो कंजर्वेशन भी नहीं आ पाएगा, रिवर्सिबल थिंकिंग में भी दिक्कत होगी, है ना, क्लासिफिकेशन में भी दिक्कत होगी, ट्रांजिटिविटी में भी दिक्कत हो, हर चीज में लगभग दिक्कत हो ही जाएगी। तो डिसेंट्रेशन मुख्य रूप से अलग करता है। कंजर्वेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, संरक्षण लिखा हुआ है, संरक्षण हिंदी में हम कह देते हैं कि ये कितने हैं, 6 लड्डू हैं, एक साथ रखे हुए हैं तो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन इन 6 लड्डू को एक एक स्प्रेड कर दिया, अगर एक लाइन बना दी इनकी, तो ये ज्यादा लगने लगते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे को ये समझ में आ जाए ये 6 लड्डू भी बराबर है और ये भी बराबर है, कितना भी लंबा उनको फैला दो, तो इसका मतलब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, वो 7 से 11 वर्ष में है अंजलि। अगर उसको ये समझ ना आए, उसको लगे ये वाले तो ज्यादा हैं और ये कम है, दैट मीन्स वो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है, अभी डिसेंटर करना नहीं आया, अभी वो सेंट्रेशन की ही दिक्कत है उसे, ठीक है ना। अभी नोट्स न्यू वाले अपलोड नहीं हुए अपराजिता, अभी होंगे, ठीक है मधु, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक। अब इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा है जो क्ले मिट्टी से, क्ले होती है ना वो चिकनी मिट्टी, उससे क्या करता है, वो एक बॉल की जगह सांप बनाता है, तो उसे लगता है कि अब ये मिट्टी ज्यादा हो गई है, दैट मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज में है बच्चा, ठीक है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है बच्चा। भाई ट्रांजिटिविटी को सिंपल तरीके से समझ सकते हो, 3 लोग हैं, आप 3 दोस्तों में आप कह रहे हो कि यार मैं ना तेरे से स्मार्ट हूं, मान लीजिए आपका नाम है, मेरा नाम हिमांशी है, किसी का नाम कुछ और रोहित रख लेते हैं, मेरे किसी दोस्त का नाम है नहीं मेरा कोई दोस्त रोहित के नाम का, बट रख लेते हैं, है ना, और तीसरे का नाम मान लीजिए चंद्राली रख लेते हैं, ठीक। हम 3 फ्रेंड्स हैं, मैंने रोहित को कहा यार रोहित मैं तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूं, ठीक है ना, तो रोहित ने कहा कि हाँ यार तू तो है मेरे से ज्यादा स्मार्ट, बात बराबर हो गई। मैंने कहा रोहित मैं तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूं, और रोहित कह रहा है मैं चंद्राली से ज्यादा स्मार्ट हूं, तो अब रोहित से ज्यादा मैं स्मार्ट हूं, रोहित चंद्राली से बेशक ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन सबसे स्मार्ट कौन हुआ, मैं हुई। ये ट्रांजिटिविटी है, एक इन्फेरेंस ड्रॉ कर लिया, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है ना, ये बात क्लियर है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर है। 4 स्टेजेस दिए प्याजे ने दिमाग के विकास की, चंद्रकला रख लो, चंद्रकला रख लेंगे, ठीक। तो ये बेसिक बात है, ये हमने कल भी चर्चा की थी, ये दोनों ग्लास में पानी बराबर है, एक पतली ट्यूब में पलट दिया, अगर बच्चा कहे पतली ट्यूब वाला पानी ज्यादा है, जो कि बराबर ही है, इसका मतलब बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष में है। अगर वो कहे दोनों में बराबर है, इसका मतलब 7 से 11 वर्ष में है, क्योंकि डिसेंटर करने की क्षमता है, रिवर्स करके देख पा रहा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सिंपल है कि, और वो इससे पहली स्टेज में ही आ जाता है कि धूप की वजह से कपड़े जल्दी सूख पा रहे, ये कॉज है धूप, इफेक्ट है कपड़े जल्दी सूखना, है ना, क्लियर है। क्या अर्चना, ठीक है जी, हाँ सही बोल रहे हो, टीचर्स की आदत हो जाती है ये हाईलाइट करने की, गोला घुमाने की। अब एक क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से और जवाब दो, ठीक है जी, फटाफट से समझाओ। चंद्राली नहीं, वो तो है, देखो लिखवाते ज्यादा है समझाते कम है। देखो हर टीचर का ना अपना एक तरीका होता है यार, वो तो फिर खराब लगेगा अगर मैं किसी को ये कहूं कि ना आप ऐसे नहीं, अपना पेडागोजी ही बदल लो, है ना, आपको समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मेरा सब्जेक्ट
मुझे ये लगता है कि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगी तो शायद मैं चीजें लिख करके या पीपीटी का इस्तेमाल थोड़ा कम करूंगी। ऑनलाइन में मुझे लगता है, जबकि मैंने ऑनलाइन भी लिख के पढ़ाया हुआ है, बट मुझे लगता है उसमें समय ज्यादा लगता है और ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें अगर मैंने आधा टाइम लिखने में ही गवार दिया तो उसका फायदा नहीं है। वो मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, जरूरी नहीं सबको सेम चीज लगे। हालांकि मुझे काफी टाइम लगता है पीपीटी क्रिएट करने में, लेकिन उससे आपका टाइम बच जाता है और कई बार पिक्चर्स वगैरह के माध्यम से अच्छे से समझ पाता है व्यक्ति, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप सामने सामने बात कर सकते हैं ना। ठीक है मधु, धन्यवाद। आ जाओ, अब इधर आ जाओ। कौन सा कंफ्यूजन है अनुजा स्टेज में, बताओ फटाफट से। रिवाइज किया है जो 4 दिन से प्याजे चल रहा है, रिवाइज किया है एक भी दिन बैठ के? अगर ज्यादा होती तो पड़ोसी से दिमाग मांग कर लाना पड़ता। हाँ सही बोल रहे हो, 4 स्टेजेस में इतनी चीजें हैं, और अभी तो जो जरूरी चीजें वही बताई जाती हैं आपको, नहीं तो प्याजे तो बहुत बड़ा काम करके गए, अंत नहीं है अगर समझने पे आएंगे तो। समझ पा रहे हो बात को? चलिए, अगर हम देखें, सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं इसमें, समझते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। एज पर जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक चिंतन को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? पूर्व संक्रियात्मक यानी लॉजिक से पहले की अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक जहां मूर्त चीजों को लेकर लॉजिक आ गया 7 से 11 वर्ष। कौन सी एक एबिलिटी है जो डिफरेंस क्रिएट करती है दोनों में? हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ये तो अभी हमने पढ़ाई नहीं है, तो इसके नेक्स्ट स्टेज में आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस तो सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल को अलग कर रहा है, ये भी कहना गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, सेंसेस का कोऑर्डिनेशन ऐसा थोड़ी है कि वो तो सेंसरी मोटर से शुरू हो गया था, तो एक ही ऑप्शन बचता है डीसेंटरिंग। वैसे तो रिवर्सिबिलिटी भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन डीसेंटरिंग, अगर वो विकेंद्रण की क्षमता बच्चे में ना आए कि वो अलग अलग पक्ष से ना देख पाए, तो ये मुख्य अंतर है दोनों ही स्टेज के बीच में, कि वो विकेंद्रीकरण, यानी उसको पता है कि पानी को चाहे 200 ml है, वो बॉटल में डालो, मग में डालो, टब में डालो, बराबर रहेगा। ठीक है जी, तो ये डी ऑप्शन ही यहां सही बचता है, जो कि आप लोग सभी जवाब दे पा रहे हैं, एक आध व्यक्ति को छोड़ दें तो हो जाएगा। कोमल अभी बहुत टाइम है, अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो, और प्रैक्टिस भी कराएंगे बढ़िया, डोंट वरी। फिर आती है लास्ट स्टेज, इसमें 2-3 ही चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 ईयर्स एंड अबव, या 11 से 15 भी कई बार कह देते हैं। फॉर्मल का मतलब है औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ड्रेस होती है ना जैसे, औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 कह सकते हो। ठीक है जी, इसमें आ जाता है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, लॉजिक अबाउट मूर्त नहीं अमूर्त चीजें, क्योंकि कॉन्क्रीट चीजों के प्रति तो इससे पहली स्टेज में ही आ गया था। अब बच्चा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को जो सामने नहीं है, जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, इक्वेशन समझने लगेगा, थियरम समझने लगेगा, जो इससे पहली स्टेज में दिक्कत होती है उसको। तो अमूर्त चिंतन बच्चा अब कर पाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। दूसरी चीज है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है, हाइपोथेटिको मतलब परिकल्पना, इमेजिन कर रहे हैं आप लॉजिक के बेस पे, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, डिडक्टिव, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग यहां आ जा रही है, इससे पहले में इंडक्टिव आ रही थी। निगमनात्मक, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क, ठीक है बात, तो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क, क्लियर है कोमल? पर्सनल फेबल की भी एक दुनिया होती है यहाँ पे। अडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म भी होता है बच्चों में, यानी किशोरावस्था में एक तरह का अलग ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रता, उसको लग रहा है सबका ध्यान मुझ पे ही है। मैं किसी पार्टी में गया हूं और मेरे चेहरे पे एक पिंपल है, क्योंकि ये टीनेज वाली अवस्था है, तो सब मेरे ही पिंपल को देख रहे हैं, सब मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं कि आज देखो कितने अजीब कपड़े पहने हैं इसने, है ना। तो पर्सनल फेबल, ये अडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म हुआ कि सबका ध्यान मेरे पे ही है। दूसरी चीज होती है पर्सनल फेबल, यानी उसकी स्वकल्पित कहानियां, उसने अपनी कहानियां अपने दिमाग में बना रखी हैं कि मैं तो बाइक लिटा के भी चलाऊं तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। अरे दुनिया में लोग मरते होंगे, मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है, फलाने बच्चे गए थे, अभी तुम बड़े नहीं हुए, बहुत तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम बाइक भगाते हो, बहुत ये करते हो, कि मम्मी दुनिया के बच्चे मरते होंगे, हमें कुछ नहीं होता, है ना। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, ये उनकी अपनी पर्सनल फेबल है।
डिडक्टिव में अननोन टू नोन नहीं, एक तरह से कह सकते हैं हम कि रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, क्योंकि अननोन टू नोन अच्छा तरीका नहीं है, कह सकते हो वैसे, बट अमूर्त मतलब जो सामने नहीं है बट उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स के हायर लेवल के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जो थियोरी लोग रिसर्च कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है वो सारी चीजें उनके सामने हैं, ठीक है ना। पर्सनल फेबल क्या, स्वकल्पित कहानियां, उन्होंने अपनी ही कहानियां गढ़ ली हैं कि अरे पता है जब मैं वहां जाऊंगी, बॉलीवुड में जाऊंगी तो देखना, है ना, एक तरह का फैंटेसी वर्ल्ड है। तो उसको लग रहा है दुनिया को कुछ भी होता होगा, बाइक तेज चलाने पे मुझे नहीं होगा, मैं तो अमर हूं, हीरो तो मैं ही हूं। तो इस तरह की बातें वो सोचता है, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है पूनम, चलिएगा। तो ये एक बेसिक बात है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट यानी अमूर्त चिंतन आ जाता है। तो जब बात आए लॉजिक के परे, कौन सा चिंतन, लॉजिक तो आ चुका है, लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, जहां वर्ड एब्स्ट्रैक्ट दिख जाए समझ जाना इसी स्टेज की बात हो रही है। और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन के डिडक्टिव रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा पाएगा, जैसे कोई थियरम प्रूव करनी है ना। हाइपोथेटिको यानी वो परिकल्पना कर पाएगी, ये सब में डेवलप नहीं हो पाती, इसमें क्या है हायर लेवल की इमेजिनेशन है, इकोनॉमिस्ट में होती है, साइंटिस्ट में होती है, कि वो चीजों को समझ पाएंगे चीजें होने से पहले ही। जैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा ना कि अब देखो मंदी आने वाली है, तो वो उन्होंने खुद से सोच लिया बहुत टाइम पहले, अपने आप कंक्लूजन निकाल लिया, एक प्रॉपर हाइपोथेसिस लेकर के, परिकल्पना लगा करके, लॉजिक के आधार पे जो भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई आज तक करी है उससे डिडक्टिव लॉजिक की तरफ वो आए हैं। ये नाम भी याद रखोगे चलेगा, क्योंकि इससे कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, एक तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इस बार एक क्वेश्चन मुश्किल इन्होंने पूछ लिया था, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, वो भी इससे नहीं, इन्होंने कहा वो कौन सी क्षमता है। अच्छा चलो मैं पहले से नहीं बता रही हूं, आप एक काम करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये तीन मुख्य बातें हैं इस स्टेज के बारे में, ज्यादा आपको जाननी नहीं है क्योंकि इस स्टेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ और फिर हम चर्चा करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, फिर हम बात करेंगे। और इस पे जहां तक है कल मैं एक पूरा प्रैक्टिस सेशन लूंगी यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक आपको नंबर भी देंगे जिसमें आप 2 घंटे के अंदर अंदर कॉल कर पाएंगे, देखना एक बार, फटाफट से बताओ। नहीं मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के नोट्स दूंगी, बाकी सब्जेक्ट्स के तो टीचर्स दे ही रहे हैं आपको। कह सकते हो राधा आसान लैंग्वेज को टफ करके रख दिया प्याजे ने, बट प्याजे ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोली। जिस तरह से बच्चे लोग बच्चों को एक्टिव ही नहीं देख रहे थे, लोग कह रहे थे इनके दिमाग में हम भरेंगे, तो प्याजे ने बच्चे के पक्ष में बहुत काम किया है। निक्की की बेटी जो है हाय बोल रही है, तो हम भी निक्की की बेटी को हाय बोल देते हैं, उनका नाम बताते तो अच्छा लगता। चलिए खैर आ जाते हैं इधर, समझते हैं कहानी क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कोई ए कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स for symbols such as letting the letter X stand for an unknown numeral develops during dash and enables the children to learn dash। फॉर्मल ऑपरेशनल में सिंबल्स की जगह सिंबल्स यूज करना यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यूजिंग सिंबल्स इन प्लेस ऑफ सिंबल्स ओनली, सिंबल की जगह पे सिंबल यूज कर पाना। सबसे अगर सिंपल लिखा होता, सिंबल यूज करने की क्षमता कब आती है, आप कह देते प्री ऑपरेशनल स्टेज में, है ना, 2 से 7 वर्ष में। लेकिन सिंबल की जगह पे सिंबल यूज करने की क्षमता, यानी अब एब्स्ट्रैक्ट हो गई चीजें, अमूर्त हो गई चीजें, कि किसी न्यूमरल को, मैथ्स में मानते हैं ना हम, फिजिक्स में मान सकते हैं कि मान लिया ये एक्स है, अब इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई सिंबल है, कोई नंबर है, मान लीजिए 5 है, इस 5 को आपने एक्स मान लिया, इसका मतलब सिंबल को आपने सिंबल की जगह पे आप यूज कर रहे हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट हो गई चीजें, सामने नहीं है, निकल के आएगी बाद में वैल्यू, अमूर्त हो गई। तो यूजिंग सिंबल्स इन प्लेस ऑफ सिंबल, ये अमूर्त चिंतन की ओर चला जाएगा। सिर्फ खाली एक बार सिंबल यूज करने की बात होती तो प्री ऑपरेशनल, सिंबल की जगह पे सिंबल यूज करना है, दैट मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है कि मान लीजिए इसका मान x है, अब x क्या है, अपने आप में एक सिंबल है, जो माना है वो भी सिंबल है, तो सिंबल की जगह, सिंबल को सिंबल की जगह पे मान लिया है, इमेजिन कर लिया है। तो ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा ये अमूर्त चिंतन, के सामने नहीं है चीजें, एल्जेब्रा और कैलकुलस को समझने में मदद मिलेगी।
या कंजर्वेशन एंड सीरिएशन को, नहीं कंजर्वेशन सीरिएशन कहाँ होता है, इससे पहली स्टेज में बात हो रही है फॉर्मल ऑपरेशनल की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का यहाँ कोई सेंस नहीं बनाता, ये भी कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना में हेल्प करेगा, हायर लेवल मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंस में हेल्प करेगा। ये कहानी हुई, ये थी आपकी सारी बातें, ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। सेंसरी मोटर, जहां पे बच्चा अपनी दुनिया की जो समझ है वो सेंसेस के माध्यम से बना रहा होता है। दूसरा है 2 से 7, वर्ल्ड को कैसे समझेगा, लैंग्वेज और मेंटल इमेजेस के थ्रू। मेंटल इमेज मतलब मानसिक चित्र, मानसिक चित्र मतलब सिंबल्स के माध्यम से, ठीक है। 7 से 11, यहाँ 12 लिखा हुआ, कुछ जगह पे अलग अलग मिल जाएगा। अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज, कैटेगरी बना के और लॉजिकल थिंकिंग तर्क के माध्यम से। 12+ ईयर्स कैसे, हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग जो है कहाँ आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ आ रही है 11+ ईयर्स में। तो ये थी 4 स्टेज की कहानी। पियाजे का क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से, ये आपके काम का सच नहीं है, मुख्य रूप से जो क्रिटिसिज्म की बात होती है पियाजे के, वो यही होती है कि इन्होंने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उस स्टेज में, जो पियाजे ने कहा है कि प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 में आएंगी, कुछ बच्चे अगर उनको सही से सिखाया जाए, बड़ों का सहयोग हो, आसपास का माहौल हो, तो वो कई चीजें जो उनको पियाजे ने कहा है 7 से 11 में आएंगी, हो सकता है 2 से 7 में ही सीख लें वो। तो पियाजे कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस है विकास, और वाइगॉस्की कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है। तो यही इनका मुख्य क्रिटिसिज्म है कि कुछ चीजें समय से पहले आ जाती हैं, जो पियाजे ने कहा है स्टेज में आएंगी, वो माहौल पे, ट्रेनिंग पे, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। सिंपल बात, होपफुली आप सभी ये बात समझ पाएंगे। रिवाइज कीजिए इसको और सारे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, फिर आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे वाइगॉस्की की थियरी, है ना, वाइगॉस्की समझेंगे। पियाजे थोड़े ज्यादा बड़े हैं, इतनी बड़ी थियरी कोई और है नहीं आपके, स्पेशली अगर मैं सीटेट के सिलेबस की बात करूं, और बाकी भी, और भी अगर हम उसके अलावा भी एग्जाम्स की बात करें, तो ये अपने आप में एक सिंगल थियरी जिसमें इतनी चीजें हैं याद रखने को, जिसकी हद नहीं है। तो ये एक बेसिक बात हुई। और किसी का मन है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का तो आप करके देख सकते हो, ताकि आपको लगे कि क्या समझ में आया है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे बहुत क्लैरिटी आएगी। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, चलिए धन्यवाद। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। इसको हम पहले सिर्फ डायरेक्ट, आज से अगर मैं बात करूं 2018 के समय की, 6 साल पुरानी बात करूं अगर मैं, तो सिर्फ 4 स्टेजेस बता के काम चल जाता था, एक दिन में पियाजे की थ्योरी हो जाती थी, और उसमें भी मुख्य मुख्य बातें बता दी, छुट्टी। आज के समय में आपसे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर हमने डिटेल में नहीं किया तो, है ना। बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। स्टेज दी हुई है और उसकी विशेषताएं बताई हुई है, पहचानना है। सेंसरी मोटर पीरियड, जन्म से 2 वर्ष। जब भी स्टेज की बात हो, एज हमेशा याद रखो। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, लॉजिक तो 7 से 11 में आता है, ये तो मैच ही नहीं हो पाया, गलत हो गया, तर्क तो नहीं आता अभी। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। रिवर्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन तो 7 से 11 में आता है, ये गड़बड़ हो गई, नहीं हो रहा मैच। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11 वर्ष। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये तो आ जाती है जन्म से 2 वर्ष में ही। एनिमिस्टिक थिंकिंग 2 से 7 में आ जाती है, कि निर्जीव को सजीव, लिविंग को नॉन लिविंग समझता है, नॉन लिविंग को लिविंग। फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, यानी अमूर्त चिंतन आता है। यही एकमात्र बात सही है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन आता है। मूर्त संक्रियात्मक में वस्तु स्थायित्व नहीं आता, वस्तु स्थायित्व तो यहां संवेदी चालक में आ जाएगा। मूर्त समस्याओं पे तर्क मूर्त संक्रियात्मक में आएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको अगर मुश्किल बनाना हो तो इसमें मैं कल पियाजे कराऊंगी और इसको मुश्किल बनाऊंगी क्वेश्चन को, कि आपको इसके नीचे 4 ऑप्शन और मिलेंगे, तब आप सॉल्व करना, ठीक है। चलिए खैर, सिंबल को फॉर्म करना, यूज करना, तो वो आपका मेक बिलीव, प्ले, डॉक्टर डॉक्टर खेलना और ये सब भी प्री ऑपरेशनल में आता है 2 से 7 वर्ष में। ये हैरी पॉटर भी सिंबॉलिक है, ये भी आप समझ ही रहे हैं। ये भी मैं आपको करा ही चुकी हूं कि डिस्क्राइब एन इन्फेंट्स एक्शन, शी चेंजेस द वे, कैसे किसी चीज को पकड़ना है, अलग अलग चीजों को पकड़ने के लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिएगा आप। रागिनी, सबका मैसेज देख पाना संभव नहीं होता। आया हुआ क्वेश्चन है 13 जनवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में, जब ऑनलाइन पेपर हुआ था, पेपर 1 में आया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, कहीं भी पूछा जा सकता है। थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन, भाई जरूरी नहीं हर एक बच्चा, बट ज्यादातर बच्चे अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, कुछ बच्चे से पहले भी समझ सकते हैं, जो क्रिटिसिज्म है पियाजे का। सीरिएशन एंड कैटेगराइजेशन, यानी बच्चे संतुलन, कंजर्वेशन की क्षमता आ जाती है कि शेप और साइज के बदलने से
क्वांटिटी में या वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। और क्या है, क्रमबद्धीकरण यानी कि सीरिएशन, असेंडिंग डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाना। और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्षमताओं के आधार पे या विशेषताओं के आधार पे बांटना। सीसीएस की बात हो रही है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। सिंपल आपको बताया हुआ है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सीसीएस सी से शुरू होता है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी सी से ही शुरू होता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, मूल संख्यात्मक अवस्था। सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये बात मैं बहुत सालों से बता रही थी ऑलरेडी, और 2023 में इसको एज इट इज क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया है ना। देखिएगा एक और क्वेश्चन, रीमा हैज जस्ट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस इन अ लॉजिकल एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड मैनर व्हाइल स्पेसिफाइंग द लॉजिक बिहाइंड हर रिस्पॉन्स। रीमा में तर्क आने लगा है। इंडक्टिव डिडक्टिव अपने आप में अलग कहानी है, वो हम मेथड्स में भी पढ़ते हैं। सीटेट के लेवल पे अलग से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट मैं बता देती हूँ, फिर भी एंड में बताऊंगी। लॉजिक बिहाइंड हर, क्योंकि इसमें मिक्स हो जाएगा सब कुछ अगर इंडक्टिव डिडक्टिव में बहुत ज्यादा डीप में प्याजे में ही चले गए तो। एज पर जीन प्याजे's theory of cognitive development, she has entered dash stage। बताना एक बार कौन सी स्टेज में आ गई है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, क्योंकि तार्किकता आ गई है बच्चे में और क्लासिफाई भी कर पा रही है, यानी संयोजित भी कर पा रही है। तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, हो पा रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व। इस पे बात अब हम बाद में करेंगे। कल मैं पूरा एक यूट्यूब पे भी 9 बजे सेशन लूंगी जिसमें हम डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और हो सकता है इस बार सिलेबस अगर जल्दी खत्म हो गया तो कुछ प्रैक्टिस सेशंस अलग से यहाँ पे भी हों। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं, कल करेंगे वाइगोस्की की थियरी, इसको रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। यार ऑब्जेक्ट परमानेंस सिंपल है कि बच्चा जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने छिपा दिया फिर भी ढूंढ रहा है, यानी उसको पता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया, मेरी आंखों के सामने नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, फिर भी एग्जिस्ट तो करता है दुनिया में कहीं। ठीक है ना, वो उस स्टेज के अंत तक, सेंसरी मोटर के अंत तक आ जाता है, और उसी स्टेज की शुरुआत में उसकी कमी भी होती है। पहली वाली क्लास फिर से देखोगे, आराम से समझ में आएगा। आज नहीं होगा, आज कहां से होगा भाई? अच्छा उसकी बात कर रहे हो आप, ये प्रैक्टिस की, तो ये यूट्यूब पे अलग से कराऊंगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इनफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं हर स्टेज के, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की जरूरत है, तो फिर यूट्यूब पे करेंगे कल अलग से, क्योंकि हमें थियरी भी तो आगे कंप्लीट करनी है ना अपनी।